मैं अजय कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष जन संस्कृति मंच और वर्तमान में हिंदी भवन जौनपुर का अध्यक्ष हूँ। मैंने गंभीरतापूर्वक कविता लिखना 1960 से शुरू किया। उस वक्त की एक कविता से शुरू करता हूँ और हाल तक की कुछ कविताएं सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है दर्पण ने मूरत देखी। शर्माओ मत, मत इतना अकुलाओ, दर्पण किसी को कोसा नहीं करते। ऐसे उत्कंठित मत झपटो, जो छूट गया बूमरैंग नहीं, तीर है कोई, गीत है कोई। कहते हैं ये खोएंगे नहीं कभी, संभव है मैं न पाऊँ फिर, तुम न पाओ कभी। तुम्हारे तो माथे पर, मेरे तो तन मन पर होता गया है सिंदूर, कि विकृत आकृतियाँ दिखलाई दें तुमको अपनी मेरी। टूटो मत, टूटा तो दर्पण करते हैं, शर्माओ मत। दूसरी कविता है काल मैं। सूबे की राजधानी के एक मशहूर बाजार के घड़ी साज की दुकान के शोकेस में थम गया है काल। बंद घड़ियां बता रही हैं अलग अलग वक्त। ऊंचे घंटा घर की घड़ियां जल्दी जल्दी झपका रही हैं पलकें। एक रुक कर कभी बाजू की घड़ी को, कभी विक्टोरिया की छतरी में खड़े पिता के बुत के बगल से गुजरती इम्पाला को आंख मार रही है। एक जेब घड़ी मेरे बाजू से सरक कर चाट की दुकान में चली गई है, जिसकी एक बाँह स्कूटर टाई, जिसकी एक बाँह सूट टाई, दूसरी स्कूटर फिटफिटी पर रुकी है। काल घंटा घर पर नहीं, शोकेस में नहीं, इस जेब घड़ी में नहीं, कहीं मुझ में है, जो कभी इस साहब कभी उस श्रीमान के दरवाजे पर दुम हिला रहा है और साथ के कुत्तों पर गुर्रा रहा है। दूसरा कंटो है। एक दिन सुबह सुबह जब सड़क करवट बदल रही थी और मकान अंगड़ाई ले रहे थे, काल मुझे तिराहे के पार्क में निश्चिंत बैठा जुगाली करता दिखा। वह बहुत भूखा और दयनीय दिख रहा था, पर जुगाली से खूब छक्का लगने का उपक्रम कर रहा था। मेरी बस दौड़कर बरुणा पुल पर चढ़ जाती है। मेरा अखबार विभास दास और साथी का करुणानिधान को बम फेंकने के आरोप में अंदर बताता है। इस दूसरे अखबार के मुताबिक करुणा बनारस के 8 में से एक नक्सली दल का उपनेता है। यह शायद बस में सिर्फ मुझे पता है कि उसकी बेटी 4 बरस की है, सिर्फ चंद महीनों का एक बेटा है। करुणा तो ठहाकों भर से आचार्यों, शंकराचार्यों, गुरु घंटालों को ध्वस्त कर देता था। पोस्टर
या कबर की डिज़ाइन में चारू मजूमदार बन सकता था। किस विवशता में रंग ब्रश छोड़कर बम उठाता है। काल तिराहे के पार्क में नहीं, कहीं मुझ में भूखा दयनीय निश्चिंत बैठा जुगाली कर रहा है। तीसरा कैंटो है। इस हफ्ते वह फिर मिला मुझे। कस्बे के नौजवान कवि साहित्यकार मौसम और इश्क की कविताएं सुन सुनाकर किसी चाय पिलाने वाले का इंतज़ार कर रहे थे और वक्त काटने के लिए नक्सली चर्चा चबा रहे थे। काल नथुने फुलाए, पूंछ उठाए, निहायत बेहूदी आवाज़ में डकारता सिपाही की छतरी के चारों ओर चक्कर काट रहा था। पक्ष विपक्ष दोनों सहमते सिमटते चाय की दुकान की सीढ़ियाँ चढ़ गए थे। न कोई चाय कबूल रहा था, न काल चौराहा छोड़ रहा था। उस वक्त काल था, मैं था। न काल मुझ में, न मैं काल में था। पर अगले क्षण चंद शब्द बदलकर नजरुल की यह पंक्ति वकील साहब को सुनाई। आपने मुल्क लूट करे खाए, डाकात तारा डाकात, तादेर तरे बराहू भाई आघात, शुद्धू आघात। तब काल झपट कर तार तला वाली गली में नहीं चला गया था, मुझ में था। पर न वहाँ मैं था, न काल था। अहिंसा का एक भ्रूण मुझ में मर गया, अकाल था। वाल्मीकि को पढ़कर मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, उनकी 75वीं सालगिरह पर भेंट किया था उन्हें। उसमें से पहली कविता है, जब रात जवान होती है। आवाज़ पस्त होकर खामोश हो चुकी होती है। खल्क नींद के आगोश में सोती है, तब रात जवान होती है। सन्नाटे की ज़बान खोलती है, बहुत कुछ बोलती है। अपने अंदर बाहर के सब पर्दे उघाड़ देती है। खुद खामोश हो जाती है और बाकी सब कुछ बोलने लगता है। बोलने लगती है हवा, बोलने लगता है रंग, बोलने लगती है रोशनी, बोलने लगता है साया। समा अपनी खजड़ी बजाता है, वक्त अपनी तान सुनाता है। सच से झूठ हम कलाम होता है, खुद से साहब सलाम होता है। कविता का शीर्षक है, ई गायत्री का वीणा वादन सुनकर। मिज़राब की चोट से चिटकती हैं अंदर कहीं भारी काली चट्टानें, और बह निकलता है सतरंग झरना सुरों का। कल कल छल छल हौले हौले आप्लावित मन प्राण। शांत है सहस्र नाड़ियों का लक्ष्य जाल, रोम रोम खिले सहस्र कमल, भीगे भीगे सहस्र दल, पोर पोर झरती सतरंगी फुहार। हिंडोलम के हिचकोलों में मन प्राण, लबरेज जाम, सतरंगे आह्लादों का छल छल, छलका छलका हर छिन हर पल, बेसुध बिहवल अंतरतल। भारी काली चट्टानों का जंगल, खिंची जिस पर 7 सुरों की कमान। सतरंगे जीवन के सतरंगे अरमान।
कविता का शीर्षक मेरे एक मित्र की गज़ल के एक शेर से है। ऐ निषाद के जीनों, तुमको याद तो होगा, एक सलाम कह देना उस मदीना अख्तर से। अरसा हुआ मेरे दोस्त होश ने तुम्हें सलाम भेजा था निषाद के जीनों के मार्फत। तब तुम्हारी तस्वीर बनी थी मन में एक ताज़ा टटके फूल सी। आज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ऑन कश्मीर की रिपोर्ट में कश्मीरी औरतों के साथ फौजियों के बलात्कार की बात पढ़कर श्रीनगर में देखे पीले बीमार भाव शून्य तथा कथित सुंदर चेहरों के बजाय ज़हन में उभरती है तुम्हारी अदेखी तस्वीर, एक बच्ची के साथ जिना करते सिपाहियों की तस्वीर। बच्चों के साथ भी जिना करते ही हैं पागल, वहशी और बीमार। निषाद के जीनों पर नज़र आ रहे हैं खून के दाग, कैसे सलाम कहूँ, किससे प्याम भेजूँ तुम्हें मदीना अख्तर, और कैसे कलाम करूँ फौजी कवायद करते अपने मुल्क के हुक्मरानों से, जो पिछले 28 वर्षों से तोते की तरह दोहरा रहे हैं सिर्फ एकता और अखंडता, और बढ़ती जा रही है दिलों के बीच दूरी। टुकड़े टुकड़े हो चुकी है एकता, खंड खंड हो चुकी है अखंडता। नज़र आ रहा है 325 साल पुराना मंजर, बन रही हैं, बढ़ रही हैं कौमें, लहर दर लहर उठ रहा है ज्वार, कांप रहा है चट्टान सा अडिग दिल्ली दरबार। किसने कहा था मुल्क को रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता, इसे कौमों की कौम कहने वाले भी, इसे कौम की कौम कहने वाले योजना की तरह परोस रहे हैं विघटन और देशभक्ति। सन 63 में संविधान की धारा 19 में संशोधन करके अलगाव के प्रोपेगेंडा का अधिकार छीन गुलदस्ते को फूल साबित करने पर आमादा भारत भाग विधाता देख रहे होंगे। लोगों के ज़ुबान पर ताले लगाकर बंद नहीं किए जा सकते विचारों के तार, लोगों की ज़ुबान पर ताले लगाकर बंद नहीं किए जा सकते विचारों के द्वार। बंगाल के बंटवारे पर गूंजी थी कभी गुरुदेव की गुरगंभीर वाणी, ऐ बांग्लार माटी ऐ बांग्लार जौल, एक होबे हे भगवान। जो ताकत से नहीं कर सका कर्जन, मुस्करा कर गया माउंटबेटन। फिर बंटवारे के कगार पर है एक बार फिर जो ताकत से नहीं कर सका कर्जन, मुस्करा कर गया माउंटबेटन। फिर बंटवारे के कगार पर है एक बार फरीद और नानक का वतन। देशी विदेशी पूंजी के शिकंजे में कराह रहा है कौमों का दर्द, कश्मीरी कौम के बटने का दर्द कौन सुनेगा। किसे फिक्र है कि बाहर से बटा कश्मीर भीतर से भी बटना शुरू हो गया है। जब कोई बंगाली नहीं, पंजाबी नहीं, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी भी नहीं, सिर्फ हिंदू या मुसलमान है, कोई कश्मीरी ही कैसे रह सकेगा और कितने दिन। मुझे नहीं मालूम लल दद्द कौन थी, कौन थे नुंद रूसी, हिंदू या मुसलमान, कश्मीरी या सिर्फ मुसलमान था जैनुलाब्दीन। कौन से गीत गाए हैं हब्बा खातून ने मज़हब या मोहब्बत के, और मज़हब भी क्या सिर्फ
मोहब्बत ही नहीं है। यह कैसी दीवार खड़ी हो रही है शंकराचार्य और तख्त सुलेमा के दरमियाँ। जवाब नहीं देंगे ब्लैक कैट कमांडों से घिरे हुक्मरां, या तिजोरियों के मजबूत पल्लों में महफूज नफ़ा नुकसान का हिसाब करते भारत भाग्य विधाता। जवाब दोगे तुम मदीना अख्तर या मैं, जिसे तुम्हारे साथ हुए बलात्कार में पाकिस्तान फतेह नहीं, अपने ही कलेजे के टुकड़े छितरे दिखाई दे रहे हैं। जब भी सोचता हूँ मसला कश्मीर पर, दिखाई देती है एशिया के स्वर्ग के लिए लड़ती दो मुल्कों की दो सेनाएं, जिनका कमांडर इन चीफ एक ही है। कहीं गया नहीं है वो कमांडर, यहीं कहीं है, पर्दे के पीछे से खींचता डोरी, और लड़ मरने को तैयार हैं दो मुल्क जो कल तक एक थे, जिनके सीने में धड़कता है एक ही दिल, जिनके जिस्मों में दौड़ता है एक ही लहू। मदीना अख्तर, कब तक चलेगा यह खेल साम्राज्य, निज़ाम जो बार बार बदल कर भी है वही। आज जब करवट ले रही है 20वीं सदी, उसी नदी के किनारे से पलट रही हैं फौजें। ताश के पत्तों की तरह ढह गई है बर्लिन की दीवार। नाम्बिया के रेगिस्तानों में फूट पड़ा है आज़ादी का चश्मा। सीखचों के बाहर आ गया है मंडेला। कदम कदम ढह रहे हैं शोषण के गढ़ और किले। अंगड़ाई ले रहा है नया संसार, नया इतिहास रच रहा है बिहार। बदलाव का मोर्चा खुल गया है, सर उठाकर बढ़ रहा है सदियों का दबा कुचला इंसान। सुरखरू होकर देखो, सलाम भेजता है तुम्हें भोजपुर सहार। अपने दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं इरोम शर्मिला के अनशन के समय लिखी गई अपनी कविता पेश कर रहा हूँ।
दोस्तों, कश्मीर पर ही एक कविता और सुन लीजिए, फिर वो कविता खोज कर सुनाता हूँ आपको। शीर्षक है गुल अख्तर को नाचते गाते देखना। कमानी ऑडिटोरियम के बैकड्रॉप पर बना श्री चक्र जैसा डिज़ाइन, उसके कदमों की आहट पर सहस्त्र दल कमल बन गया अचानक। झर रहा रस अनहद। कटने को तैयार गेहूं के खेतों की पगडंडियों पर गाती दौड़ती हब्बा खातून, सोने में सुगंध भरते वादियाँ ऊंचाइयाँ महकाते। साउथ ब्लॉक में बज रहा है कोई और राग कश्मीर, लेकिन खुद कश्मीर में बुलेट राग पर ताल दे रहे हैं ग्रेनेड। सूफी समा गाकर अभी अभी गए हैं शास्त्रीय गायक, और ऑडिटोरियम में थिरक रहा है कश्मीरी लोकमन। और वहाँ कश्मीर में सरकारी आतंकी गोलियों की जुगलबंदी और वही राग साम्राज्य, जाने कब से जाने कब तक के लिए। अजानी भाषा, बोल अपरिचित, किस पुलक से भर रहे हैं मन प्राण। फैलती जा रही है मुझको घेरे ये भारी मोटी दीवारें। फैलता जा रहा हूँ मैं भी इनके साथ, छलक रहा है मुझ में मेरा विस्तार। सब कुछ सुंदर, खुश खुश सब कुछ। झेलम से जमुना तक जिस लोकमन ने ताना है रागनी का यह चंदोआ, वह खुद। हजारों हजार अनाथ बच्चे सारे कश्मीर से आ आकर मेरा दामन पकड़ रहे हैं। बहुत भारी हो गया है यह बोसीदा कफन। नहीं फुदकता गुल अख्तर के साथ मन, जो उगी थी रोम रोम में, महक रही थी मन गुलशन में। यह कब शुरू हो गया रंगीन फोकस का इंद्रजाल। रंग बदलते हैं जैसे पहाड़ के मन, और जब लाल जम कर बैठ जाता है मंच, खून भरी डल में बदल जाता है, जिसमें डूबकर खुदकुशी कर ली है हब्बा खातून ने। गुल अख्तर डूब उतरा रही है और मैं डरपता किनारे बैठा हूँ। कहाँ खिसक गए वादक चुपचाप। खून सने मंच पर दोस्त दुश्मन फौजें बजा रही हैं फौजी बूट, और नाच रही हैं बिलायती डिस्को। खून के छींटे उड़ रहे हैं इधर उधर ऑडिटोरियम भर। फोकस का इंद्रजाल टूटते ही थम गया है नाच। गा रही है कुछ गुल अख्तर चिर परिचित। इस अपरिचित बोली बानी के आखर किसके हैं? लल दद्द या हब्बा खातून के, नुंद रुसी के, खुद बड़ शाह के या महजूर के? कैसी तो बानी, शब्द पल्ले नहीं पड़ते, अर्थ उजागर हैं कानों में पड़ने के पहले। किस बुलंदी की गूंजें हैं ये शंकराचार्य तख्त सुलेमा के दरमियाँ। पीर पंजाल से टकराती लोलाब की घाटी गुजाती, बानिहाल पार मिर्जा साहिबा का दर्द समेटे अमीर खुसरो की दिल्ली पर। यह कौन राग बरपा है जो यहाँ भी अधूरा है वहाँ भी अधूरा है। आधा गुल अख्तर में सो रहा है, आधा मुझ में रो रहा है। ताल सुर की त्रिवेणी में निमग्न, हल्का और हल्का हुआ जा रहा हूँ। ईथर की तरह हर कहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। बह रहा हूँ दिशाओं के छोर नापता, पता नहीं यहाँ हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ। अभी अभी गुल अख्तर के साथ गा रहा था, झूम रहा था, अब
वो जाने कहाँ, मैं कहाँ हूँ, जाने कहाँ को चला था इस शाम, उसे नाचते गाते देखते, देख कर जाने कहाँ चला जा रहा हूँ। हाँ, इरोम शर्मिला पर लिखी हुई कविता सुन लीजिए। हवाई अड्डे के पास इम्फाल जाने वाली बस के इंतज़ार में बैठे मासूम 8 मणिपुरी नौजवानों को इनकाउंटर बताकर एकदम करीब से गोली मार देने की खबर सुनकर स्तब्ध था मणिपुर। देश और दुनिया आहत हुई तो सिर्फ एक देश और दुनिया आहत हुई, स्तब्ध था मणिपुर। देश और दुनिया आहत हुई तो सिर्फ एक मामूली मणिपुरी लड़की। अपनी माँ से जाकर कहा उसने, ई माँ, मैं पूरे देश के लिए कुछ करने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। और उस आमरण अनशन के लिए जो आज भी जारी है, साइकिल उठाकर मराम बस स्टॉप पर पहुँच गई अकेली, और आज एक दुनिया खड़ी है उसके साथ। यह राजनीति बदलने के लिए है, सही किस्म के विकास के लिए। उसने बताया था पत्रकारों को, सही विकास, उस विकास के बरक्स जिसकी विनाश धारा बहा रही हैं तमाम रंग बिरंगी सरकारें हमारी। मुल्क के प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के दाम अमीर देशों और उनकी अमीर कंपनियों को लुटाते हुए दोनों हाथ मुनाफाखोर लूट ले जा रहे हैं सागर पार। वह नायाब तोहफ़ा जो कुदरत ने हमें बख्शा, और उनके फेंके हुए टुकड़े बटोर करोड़पति अरबपति हो रहे हैं टुकड़ा खोर सब के सब। उस विकास के बरक्स जिसमें हज़ारों हज़ार की तादाद में साल दर साल आत्महत्या कर रहे किसानों की ज़मीन, पर्यावरण कानूनों, भूमि अधिनियमों से लेकर पंचायत अधिनियमों तक खुद अपने बनाए तमाम अधिनियमों की धज्जियां उड़ाकर देशी विदेशी कंपनियों को सौंप रही है हमारी सरकार। खून में टपका रही हैं बूंद बूंद जान, एक टेढ़ी मेढ़ी रबर की नली। खून में बूंद जान, एक टेढ़ी मेढ़ी रबर की नली। ऑक्सीजन की टंकियों से बहकर आ रहा है प्राण। 11 साल से देश की राजधानी के किसी अस्पताल में पड़ी इरोम शर्मिला चानू, जहां मुल्क की लाश एक जिंदा और जानदार लाश। लड़की हवाई अड्डे से निकलकर सीधे राजघाट गई थी, गांधी की समाधि पर, जिसके तमाम उपवास एक साथ मिलकर भी कहीं नहीं ठहरते उसके उपवास के आगे। दुनिया के आज तक के तमाम उपवासों से बड़े लंबे उपवास के आगे। तुम रहो न रहो, तुम्हारा
यह अनशन रहेगा दिलों में दहकता हुआ। क्योंकि मौत नहीं आई मुझे, मैं देख रही हूँ इतिहास के पन्नों पर काल में लिखा कांगली, मेरे सपनों का दीदार। कांगली यानी कांगली पैक, तुम्हारा मणिपुर फौजी बूटों के तले विकास की रक्त रंजित नाली में डूबा और मौत के पर्दे चीर कर आती जिंदगी की आवाज़। हम सब यहाँ कुछ करने के लिए आते हैं और अकेले ही आते हैं। अकेले यह जो पहाड़ से सर टकराया है तुमने, इस टक्कर में वक्त की आहटें हैं, पदचाप हैं तमाम अकेलों की, अकेलों से मिलकर बने अकेले की, इस अकेले की जिसे सरफरोश इनकलाब कहते हैं, जिसके एक ताल पर कांगली का एक के बाद एक मुल्क लाल होते जाते हैं, वह जो इतिहास बदल खुद इतिहास में दर्ज हो जाता है। बंटू की फरमाइश है गुजरात पर लिखी अपनी कविता। शीर्षक है हमारे फैयाज हमारे जसराज। गुजरात की भट्टी में सुलगते तन मन पर बरसात के पहले मेह सी खबर, आफताब मूसीकी फैयाज खां साहब का मकबरा, जिसे हुल्लड़िया हिंदुत्व ने तोड़ दिया है, अपने खर्चे से फिर बनवाएंगे पंडित जसराज। बारिश का पहला छींटा और उमसाता है, क्या करेंगे पंडित जसराज, क्या करेंगे अगर वहाँ बैठ गए होंगे हुल्लड़िया हनुमान। तब आप क्या करेंगे पंडित जी, नाद ब्रह्म और साक्षात ब्रह्म में किसे चुनेंगे। नाद ब्रह्म का मंदिर बनवाने, अपने ही आराध्य की प्रतिमा हटाने की मांग करेंगे। ऐसी मांग करेंगे जो जवाहरलाल जैसे प्रधानमंत्री के आदेश न करा सके आज़ादी की भोर में। अयोध्या की एक मस्जिद से जो आज नाम शेष है और जन भावना के हाथों जिसका हवाला दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नेहरू के जवाब में। अब तो जन भावना के सौदागर रोज़ दावे कर रहे हैं कि खिलाफ आने पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी नहीं मानेंगे। मेरे सामने सवाल इस तरह नहीं, इस तरह है। चुल्लू भर पानी में धर्म संस्कृत के जलयान दौड़ाता काशी का विद्वत समाज प्रतिमा हटवा कर लौटे पंडित जसराज का इस बार संकट मोचन में कैसा स्वागत करेगा। और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते आपके पांव तो न लड़खड़ाएंगे। बरसों के साधे सुर इस बार गड़बड़ा तो न जाएंगे। तब आप क्या करेंगे पंडित जी, जब वली गुजराती की दरगाह की तरह वहाँ बन गई होगी सड़क, फर्राटे से दौड़ रही होंगी मल्टीनेशनल कारें। आप क्या करेंगे पंडित जी, ट्रक ड्राइवरों की तरह बगल से गुज़र जाएंगे या फिर सड़क जाम करेंगे। और यही करते रहे तो रोज़ नए आफताब कैसे उगाएंगे हमारे दिलों में, जहाँ पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, प्रथम अल्लाह और अमीर खां साहब जिनके मन राम बिराजे गाते हैं और बड़े ग़ुलाम अली खां हरि ओम तत्सत सुनाते हैं और विश्वनाथ की ड्योढ़ी से बहिष्कृत बिस्मिल्लाह खां सुबह रियाज शुरू करते हैं मंदिर की ओर मुँह करके। हर सुबह पहला राग बाबा को सुनाते हैं। आप क्या करेंगे पंडित जी, आप जाने या वक्त, मगर आपके संकल्प से मेरे मन में बन रहा है 7 सुरों का सतरंगा महल, जिसमें आबाद हैं खुसरो, कबीर, फरीद, चंडीदास, बुल्ले शाह,
वारिस शाह, शंकर देव, नानक, रहीम, मीरा, नामदेव, दादू, रज्जब, तुकाराम, कुतुबन, जायसी, रसखान, रैदास, शाह अब्दुल लतीफ़ और हब्बा खातून। यह भी फैयाज़ खां का मकबरा है, लेकिन इसे नहीं मिटा पाएंगे साझा संस्कृत के दुश्मन तमाम। वे तोड़ सकते हैं मस्जिद, मकबरे और दरगाहें, नहीं तोड़ सकते हैं मगर हमारे संकल्प, हमारी विरासत जो साझा है, साझा रहेगी। जो आप हैं पंडित जी, जो फैयाज़ खां हैं, जो हम हैं, हमारा प्यारा देश है। कविता का शीर्षक है बीज। मुद्दतों सोया रहता है बीज धारिणी की कोख में। छोड़िए, इसे एक पुरानी कविता सुनाता हूँ। कौशल को बहुत प्रिय है, अक्सर उसकी फरमाइश करते हैं। अगर सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों नहीं सुनाया। कविता का शीर्षक है फिर लुटा पड़ोसी का घर। नहीं, कविता का शीर्षक मैं गलत बता गया कि शीर्षक है जिससे युग युग से भाई का नाता है। फिर लुटा पड़ोसी का घर, उसकी यानी मेरी बहन का सरबस। वो कटे पड़े हैं सर, वो जो जलाया गया सरे बाज़ार। स्कूटर नहीं, दुकान नहीं, आदमी था। मरने के पहले चीखा था, तड़पा भी था मगर सदा उसकी रही बेअसर। यही वाक़या दोहराया गया गली गली, शहर शहर। उस बार भी यही हुआ था। वह भी मेरा पड़ोसी था, उसको भी उन्होंने दुश्मन कहा था। मेरा कलेजा चाक किया था, बंगाल और पंजाब को बांट दिया था। सिंध, बलूच, पख्तून को अलग किया था। देश में परदेश गढ़ा था। मालिक छोड़ सारा नाटक यही था। यही दर्शक, यही अभिनेता, मंजर यही था। देश बंटने के पहले भाई भाई से लड़ा था। उस वक्त तो खैर मैं बच्चा था, इस वक्त क्या कर रहा था। जब बोई जा रही थी नफ़रत, जब दिलों में बीज फूट का पड़ा था, मैं अकेला ही सही, अकेला ही क्यों नहीं इस आग में कूद पड़ा था। 47 हो या 57, 62 रहा हो या 72, 80 हो या 84, साल दर साल जब भी खून मांगती थी दोस्ती, मैं कहाँ खड़ा था। डर या फ़र्ज में कौन बड़ा था, क्यों जानकर अनजान बना था। किस गफलत में पड़ा था,
क्यों नहीं देख रहा था कि खून के सागर में तैरा कर लाया गया सत्ता का जो जहाज, उसकी ऊंची मीनार पर कौन खड़ा था? कौन बांटता है मुझको? कौन मुझे खुद से लड़वाता है? किसकी सुख संपत्ति की खातिर देश टूटता जाता है? वही दुश्मन बन जाता है जिससे युग युग से भाई का नाता है। धरती से रहने वालों का ये कैसा कच्चा नाता है, इस मिट्टी से उगकर कोई कैसे इस मिट्टी से कट जाता है। देश बात बात में कैसे बट जाता है, जिसका इस मिट्टी से खून पसीने का नाता है, किसके एक इशारे पर इस मिट्टी का दुश्मन बन जाता है। मार्क्स की 100वीं जयंती पर अपनी पार्टी को सादर। कल देखा मैंने मोटरसाइकिल जर्नीज सी पुरानी खस्ता बाइक पर सवार, घुंघराली जटा और दाढ़ी फहराते 200 बरस के जवान मार्क्स को इस मुल्क का यह और वह छोर नापते, रुकते, चलते, मिलते, बतियाते, आज़ादी के सपनों में सोए गदरियों भगत, अंबेडकर, भाभा कलाम से आदिवासियों का विश्वास कैसे जीत लिया दिक्कुओं ने, यह पहेली सुलझाते आदिवासियों के से हाथ में गोते के आदिवासियों के इतिहास में गोते लगाते, बात करते शहरी नक्सलाइटों से, भीतर बाहर जहाँ कहीं मिले। सालिम अली से बतकही रही, दाभोलकर, कालबुर्गी, गौरी लंकेश से बतियाया, जल पुरुष से बातें की, जल शहीदों से बातें की, बात की पर्यावरणवादियों से, मानवाधिकारियों से, किस किस से नहीं बात की, इनसे उनसे सबसे बतियाते रहे, चलते हुए बतियाते रहे। ऐसे ही गुजार दिया अपना शताब्दी वर्ष। चे की तरह डायरी नहीं लिखी, पर दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने नोट्स संभाल रखे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं कि धधके मशाले इनकलाब की मशाल जो काली आज़ादी के काले तूफ़ानों में भी जब तक जलती बुझती रही है लगातार।
कविता का शीर्षक है अचानक ख्याल आया। अचानक ख्याल आया, अरे यह अक्षर तो मैं अनिल जी सा बनाता हूँ। फिर सोचने लगा और कौन कौन से हरूफ किसके से बनाता हूँ। डायरी के स्याही ताल में डुबकी लगाया तो पाया हर अक्षर किसी न किसी की तरह लिखता रहा हूँ। ये तमाम मित्र ही रहे हों ऐसा भी नहीं। मेरे लिपि विकास में दोस्त और दुश्मन, और वे जो न दोस्त हैं न दुश्मन, बराबर शरीक हैं। उनका जैसा भी कोई अक्षर मौजूद है जिन्हें अज़हद प्यार किया, और वे भी जिनसे उतनी ही नफ़रत की। कमाल है, मेरे लेख में कोई अक्षर मेरा नहीं है, फिर भी मेरा लिखा मेरा है। फिर लेखन वह भी कहाँ मेरा। कविता में छिपे बैठे हैं शत्रु मित्र नफ़रत प्यार। संस्मरणों में बसे हैं मेरे प्यारे, उनका प्यार और ढेर सारे लोग जिन्हें पाया, जाना, जिया, लिखा। तब मेरा लेखन कितना मेरा है। एक समूह का आलाप है या एक समूह के रूप में मेरा प्रलाप। और ख़ुद मैं वही नहीं हूँ जो मेरी लिपि है, मेरा लेखन वही हूँ मैं, अपार भव सागर के एक निजी समूह की सिम्फनी। किताबों ने सुधारा, यारों ने समारा, मैं अगर कुछ था भी तो लोप हो गया कब का। अब ज्ञान की धरोहर धारे, प्यार का परचम बुलंद करता क्या बचता हूँ मैं। काल का संचित संदेशा, प्यार की अजस्र धारा, जिसमें मैं तुम हूँ, तुम मैं, हम सब हैं, सब हम हैं। एक कविता और सुन लीजिए। गया था कविता सुनाने छात्राओं के एक सम्मेलन में। कविता जिया कई बार। महिला महाविद्यालय की ऊंची दीवारों के बड़े फाटक से घुसते ही हंसी किलोल की शहनाई से मन वृंदावन हो गया। बाइक की पिछली सीट पर बैठा बैठा खो गया, फिर सब कुछ कविता हो गया। सुनाने आया था, सुनने लगा। हाल में घुसते तुमुल चहचहाहट ने बरामदे की शाम का सन्नाटा तोड़ा। जैसा एक तपती दोपहर छोटी सी झाड़ी में बहुत सी चिड़ियों ने तोड़ा था। याद हछी बच्चे सी मन की सूनी दीवारों पर दर्पण चमकाने लगी थी। उस दोपहर एक कविता लिखा था, इस दोपहर एक कविता जिया। जिस तरह से सुबह 7 बजे से अब तक पेरी जा रही थी लड़कियां, कविता कड़वी घूंट की तरह संचालक के चुटकुलों और संयोजिका की डांट के सहारे निगल रही थीं। मुझे लगा इन्हें कविता सुनाकर उस कविता को खो दूंगा जो इनसे सुना है फाटक और बरामदे में। अध्यक्षीय भाषण से बस करता हूँ। मुझे और मुख्य अतिथि को बुलाने के पहले जब संयोजक कविता पाठ कर रहे थे, बिजली गुल हो गई। आप शांत हो जाइए तो सबको सुनाई देगा, कहकर पाठ जारी रखा सुकवि ने। पहले इक्का दुक्का, फिर बेशुमार मोबाइल रोशन हो गए लड़कियों के सरों के ऊपर। मशाल जलूस सा कसमसाता
चल निकलने को दमदमाता, रोशनी की नीली कलियां अंधेरे को घायल कर रही थीं। मैंने शांत बनाए रखने के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा, मेरी ओर से कोई पाबंदी नहीं है। वैसा ही चहचहाएं जैसा हाल के बाहर चहचहा रही थीं। मैंने बात शुरू की, संचालक जी की नमरूदी खुदाई से और अंत मुख्य अतिथि की मुसलसल गज़ल, बेटियों के मक्ते के शेर के इस मिसरे से भाई का हक छीनती नहीं है बेटियां। मैंने कहा, मैं आपको दुखी करूंगा। तमाम वक्ताओं के बरखिलाफ मैं पाता हूं कि औरत आज़ाद है, न किसी को उसके विकास की कोई फिक्र है। वक्त औरत पर कभी भला न था, पर इतना बुरा कभी न था। दुआ गो हूँ कि आपकी यह आज़ादी और प्रफुल्लता जैसी आज यहाँ देखी सलामत रहे और यहाँ अंधेरे में मोबाइल की मशालों का मौन गतिहीन जलूस उस अंधेरे के ख़िलाफ़ जिसमें मुक्तिबोध के देखे जलूस के बरक्स यह जुगनुओं की टिमटिमाहट। बात ख़त्म की मक्ते से। अब सब भाई हों या माँ बाप, देश दुनिया खाप, हक के लिए हथियार बंद हो जाइए। वहाँ तक लड़िए जहाँ तक जुल्म की स्याह रात बाकी है। मैं समझता हूँ काफ़ी कविताएं हो गई। अच्छा, एक कविता सुन लीजिए जो मिस्र में लिखी थी। शीर्षक है अबुल हौल की छाँव में। पिरामिडों की परिक्रमा कर शव मंदिर की ओर बढ़ते पठार के प्रवेश मार्ग पर सतर्क नजरें गढ़ाए चूना पत्थर की एक चट्टान काट कर तराशी 23 मीटर ऊंची मूरत, जिसे विजेता अरबों ने अबुल हौल कहा, के करीब पहुंच गया। महान पिरामिडों के चक्कर लगाकर तुम्हारी परिक्रमा पर हूँ अबुल हौल। गाइड महमूद बगदादी बता रहे हैं, गढ़ने वालों ने तुम्हें रूप का पैकर, बुद्धि का आकर और बल का आगार बनाया था। ईरानी भित्ति चित्रों के दाढ़ीदार शेरों जैसा तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं, फिरौन फ़खरे का था। नकली थी तुम्हारी दाढ़ी भी, फिरौन की दाढ़ी की तरह। तभी तो चाट डाली तेज रेगिस्तानी आंधियों ने। नाक तुम्हारी या फ़खरे की सुरक्षित है ब्रिटिश म्यूज़ियम में। गाइड नहीं बता पाता, गूगलों को भी पता न होगा कैसे पहुंच गई तुम्हारी नाक समुंदर को पार करके एक नन्हे से टापू पर, जिस पर कभी न डूबने वाला सूरज चमकता था। कितना सुंदर रहा होगा यह चेहरा नाक कटने के पहले, अब कितना भौड़ा दिख रहा है असली नाक और नकली दाढ़ी के बिना। वैसे ही पहुंची होगी वहाँ तुम्हारी नाक जैसे पहुंच गई है हमारे टीपू की तलवार कोहनूर हीरा, जो जिसके सर पर रहा विनाश बनकर चमक्का किया। जैसे पहुंच रहे हैं हमारे तमाम देवी देवता। कोहनूर वापसी की मांग जोर शोर से होती है। वहीं अपने देश के नाम वाले हाउस में किताबों कलाकृतियों का जखीरा किसे याद है।
देश विदेश की लूट और अपने लाव लश्कर के साथ स्वर्ग देश विदेश की लूट और अपने लाव लश्कर के साथ सदैव स्वर्ग जाने की लालसा में सर से पांव तक पट्टियां बांधे ठोस सोने के बड़े बड़े कॉफिनों में सोए छोटे छोटे लोग जिनके दिल दिमाग जिगर गुर्दे निकालकर मंदिरों में रख दिए गए थे मम्मी बनाने वालों ने चुपचाप पहुंच गए म्यूजियमों के देश। म्यूजियम में ही नहीं, उनके पार्कों महलों यहाँ तक कि निजी रिहाइशों में भी लगी है फिरौन को स्वर्ग ले जाने वाली सीढ़ियाँ। मिसल्ले जाने स्वर्ग को या फिरौन को अंगूठा दिखाते। एथेंस का ध्वंस देखते रहे ओलंपस पर्वत पर जुपिटर और उनके देव दरबारी अपोलो वीनस म्यूजियमों में हैं। तुम्हें पता है अबुल हौल, कभी अपने मंदिरों महलों की छतें ठोस सोने की बनाई थी इंका जनों ने। आदमखोरों की सोना भूख के पेट में पहुंच गई पूरी सभ्यता। बरकरार है, बढ़ती जा रही है धन की प्यास, मीडासी प्यास जो दाना पानी सोना बनाकर औलाद को सोने का खिलौना बना देती है। मिडास को समझ में आ गया था कि अभिशाप है यह वरदान। स्वनाश प्रजाति नाश का सुनहरा खेल खेलते आधुनिक मिडासों को समझ नहीं आ रहा है। 63,000 पुरावशेषों से सजा काहिरा म्यूजियम कितना अधूरा है इस लूट के चलते। यहाँ होता तो समूचा अतीत सामने होता तुम्हारा। यहाँ तुम्हारे कदमों तले अब बाकी देखने कोई कहाँ कहाँ भटके। हारी बीमारी के लिए बचाया पैसा फूंक कर पहुँच भी जाऊँ, देखने भर टिकट के पैसे भी न जुटेंगे। म्यूजियम के इन्हीं देशों में कैद हमारी पंख ऊंची सोन चिड़ैया भी अपने समृद्ध अतीत के साथ। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी, वह नकटा राजा या पुरोहित जो भी रहा हो, वह देखने की चीज़ नहीं है। मुझे नहीं पता लगेगा कैसी है कीलाक्षरों वाली हम्बुराबी की किताब, कैसी लगती है संगमरमरी पैकर में वीनस, कैसी है पिकासो की गुएर्निका, कैसे है वान गो के आलू खोर। इन्हें देखेंगे और लोग जिनकी जेबों में म्यूजियमों के मुल्कों के परवाने हैं, स्वर्ग जाने वाली बाबुली मीनार को बनते और सुनेंगे बनाने वाले बहुभाषी कोलाहल। औलाद को सैनिकों के लिए वरुण को बलि देने, राजा को बेच देने पर 100 ही विषयों पर उसे वेदी से बांध देने के इतने ही और निकषों के लिए बधिक का कुठार उठा लेने वाले वैदिक परंपरा का कब होगा अंत। मुझ में तुम्हें फ़र्क है अबुल हौल। मैं किसी फिरौन के हुक्म से गीज़ा के पठार पर जकड़ा हुआ पत्थर का बुत नहीं हूँ, हाड़ मांस का पुतला हूँ। सपनों को तराशता, अपनों को तलाशता, सपनों से जुड़कर सुर संसार बना। 7 सुरों में विजय का शंखनाद करता, गोरख की सदा पर जागा मन मछंदर नया तांडव रच रहा है। अबुल हौल, कितना कुछ तो लिखा गया है, कितना कुछ तो रचा गया है, लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, कागज़ों पर भी सड़कों पर भी। खुद म्यूज़ियम के देशों में म्यूज़ियमवाद के ख़िलाफ़ ध्वंस के कगार पर खड़ी म्यूज़ियमों की राजधानी वॉल स्ट्रीट पर कब्जे की ठानी है। देखो, काल की छाती पर मजबूती से जमे तुम्हारे मजबूत कदमों तले कल आया गुलाबी इनकलाब। हथियार बंद होकर गृह युद्धों में बदल गया है। इन काले बादलों की पहली रेखा भी देखो अबुल हौल, देखो उनको
जो तुम्हारा सपना पूरा करने में लगे हैं। तुम्हारे सपने तहरीर स्क्वायर के बरक्स, जो खुद को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया भर की सभ्यताओं संस्कृतियों का बोझ कोख में धारे, हर कौमों नस्ल का खून समोए, ना भी नाल में बूंद बूंद बटोरती कौमों की तहजीब का अर्क, क्रांति की प्रसव पीड़ा झेल रही है मेरी प्यारी माँ भी। धीर धारी अबुल हौल, जल्दी ही कुछ होगा पैदा, गुलाबी हो या लाल मैं न देखूं तुम तो देखोगे, तुम्हारी आँखों से मैं भी देखूंगा। दोस्तों, अगर बहुत बोर ना हो गए हो तो एक कविता और सुन लीजिए। बहुत पहले लिखी थी और फिर कहीं रद्दी कागज़ में मिली तो उसमें थोड़ा इस्लाह करके सुना रहा हूँ आपको। फरवरी के लिबरेशन में शोक श्रद्धांजलियों की खबर पढ़ते, आईपीएफ स्थापना सम्मेलन में तुम्हें देखते हुए सुनना और सुनते हुए देखना याद आया। डॉक्टर विनयन ने एक नेशनल फ्रंट के बजाय जिला स्तर पर फ्रंट बनाने का प्रस्ताव रखकर मजमे को खलबला दिया था। तभी तुम बुलाए गए मंच पर। उस दिन सुना नाम मन में बैठ गया, अब भी है मुझ में, हम में। ऐसे ही रहेगा इनकलाब की आमद तक, फिर और बाद तक। फ्रंट निर्माण की मनु नौका को पीठ पर लाद कर हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर पहुंचा दिया था तुमने। डॉक्टर विनयन अखबारी सुर्खियां थे, तुम बगोदर के एक अज्ञात कैडर। सही दिशा में किया गया काम ही आगे जाता है, जाने किसने कहा था। कहाँ गए विनयन, कहाँ पहुँचे तुम, कहाँ का कहाँ पहुँच गया मोर्चा। तुमसों की तपस्या के बदौलत। फिर एक मुख्तसर मुलाकात। मैं कला कम्यून में ठहरा था। उदय और विनोद तुम्हें लेने स्टेशन गए थे। तुम विनोद के साथ कमरे में आए और खामोशी से फर्श पर लगे बिस्तर पर बैठ गए। विनोद हट गए। तुम मुझे भौचक देख कर बोले, मैं महेंद्र सिंह हूँ। तुम थोड़ा भारी हो गए थे। अधेड़, किसान सा पका चेहरा, अधपके बाल, धूप नहीं उम्र से, क्रांति की आँच से धूपियाया चेहरा। मैं पहचान भी कैसे पाता। न पहचान पाने की ग्लानि ने तमाम मुलाकात मेरा पीछा न छोड़ा। यही सोचता रहा, यही सोच पाया। मैं इंतज़ार कर रहा था विधायक जी का, मिले एक कामरेड। फिर कारनामे ही पढ़ने को मिले और वह सबसे अजीम कारनामा, मौत से तुम्हारा सामना। भाड़े के हत्यारे तुम्हें पहचानते न थे। कहा बताओ महेंद्र सिंह कौन है, वरना सबको भून डालेंगे। चारों ओर तनी AK-47, 30-35 की भीड़ में न कोई बोला न कोई भ्रू भंगिमा। तुमने उठकर कहा, मैं हूँ महेंद्र सिंह। जैसे बहुआरा के 80 घंटे की लड़ाई से बचकर निकले तुम्हारे घायल पुरखे ने कहा था, मैं बूटन मुसहर।
रेड आर्मी का कमांडर इन चीफ। जैसे आदि विद्रोही ने कहा था, मैं हूँ स्पार्टस। जैसे रोमन कमांडर के पूछने पर उसके हर साथी ने कहा था, मैं स्पार्टस हूँ, हमारा हर साथी कह रहा है, मैं। दुश्मन द्वारा हमला किया जाना अच्छी बात है। न सुकरात को जहर देने से सच मरा, न भगत सिंह को फांसी देने से क्रांति। हम पर फेंकने के लिए दुश्मन जितना बड़ा पत्थर उठाएगा उतना ही घायल होगा, क्योंकि यह पत्थर उसके पैर पर ही गिरेगा। कभी कहा था महान लेनिन ने, हमारे दिलों पर पड़ा यह भारी पत्थर दुश्मन के सर पर गिरेगा इस बार। हथेली से सूरज ढांकने की कोशिश पहले भी, सूरज उगता ही रहता है बार बार। खून से तर धरती जिस सृष्टि बीज को धारती है कोख में, सूरज गर्मी देकर उसे उगाता है। भगत सिंह ने अपने ही लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कहा था, मरा हुआ महेंद्र सिंह जिंदा महेंद्र सिंह से ज़्यादा खतरनाक होगा। तुम नई जनवादी क्रांति के प्रतीक बन गए हो कॉमरेड। दोस्तों, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये बात दूसरी है, कभी लिखता हूँ बराबर, लेकिन उम्र कितना साथ देगी। बाकी काम नौजवान साथियों को करना है जो वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य क्रांति के आगे चलने वाली मशाल है। आप इस मशाल के वाहक हैं। शुभकामनाओं के साथ नई पीढ़ी को सलाम। धन्यवाद।